हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज की वीडियो में बच्चों करने वाले हैं हम ग्राफ से संबंधित सवाल। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कि हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। ये तीनों ग्राफ हम पिछली 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम बच्चों इन्हीं ग्राफ से, तीनों ग्राफ से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और उम्मीद है आपने पिछली 2 वीडियो जो ग्राफ वाली हमें अच्छे से कर ली होंगी, जिससे आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ के त्वरण और ग्राफ के क्षेत्रफल की क्या अहमियत है जब हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि ग्राफ किस किस राशि के बीच दिया है। वो विस्थापन समय का ग्राफ है या वेग समय का ग्राफ है या त्वरण समय का ग्राफ है। फिर आप ये देखें कि किस ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलता है, उस ग्राफ के तब क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है। ये बातें आप सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि हम 3 ग्राफ की बात करने वाले हैं जब आज के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। पहला हम ग्राफ करेंगे विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा बच्चों वेग समय ग्राफ। और तीसरा हम करेंगे त्वरण समय ग्राफ के सवाल। ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, बस सवाल हमें करना बाकी है इनके। बच्चों हर ग्राफ की 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला प्रवणता, दूसरा क्षेत्रफल। पहली प्रवणता, दूसरा क्षेत्रफल। हर ग्राफ में आप ये चेक कर सकते हैं कि इस ग्राफ की प्रवणता से और क्षेत्रफल से हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चों जो विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता है, प्रवणता निकालते हैं दोनों को भाग करके, विस्थापन बटे समय जो कि होता है वेग। क्षेत्रफल निकालते हैं इन दोनों की गुणा करके, विस्थापन गुणा समय। ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, मतलब इसके क्षेत्रफल से कोई राशि प्राप्त नहीं होती। वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है बच्चों, प्रवणता मतलब वेग बटे समय, जो कि मिलता है हमें त्वरण। क्षेत्रफल के लिए दोनों गुणा करेंगे, वेग गुणा समय बच्चों होता है विस्थापन। और त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण बटे समय, ऐसा कुछ नहीं होता, तो कोई राशि प्राप्त नहीं होती। कह देते हैं कि जर्क नाम की चीज़ होती है वो, लेकिन यहाँ हमारे काम की नहीं है। जैसे ही क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो त्वरण गुणा समय करेंगे, त्वरण गुणे समय होता है बच्चों वेग परिवर्तन। इसका मतलब हमारे सामने जो 3 चीज़ें हैं, 3 ग्राफ जो हैं, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता से वेग मिलेगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से त्वरण, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से विस्थापन, त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता से कोई राशि प्राप्त नहीं होती और त्वरण समय ग्राफ के क्षेत्रफल से मिलता है वेग परिवर्तन। अगर ये आपको नहीं आएंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ग्राफ के। बिल्कुल ये बात क्लियर है। सबसे पहले आप इनको समझें, जैसे भी समझना आपको। इनकी हमने 2 वीडियो अच्छे से की हैं, तो आप उनको कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसको हटाता हूँ और शुरू करते हैं आज सवाल करना। जो पहला सवाल होगा बच्चों आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल। तो बच्चों आपके सामने ग्राफ रहा और इसका सवाल रहा। ग्राफ देख के आपने देखा ग्राफ है वेग और समय के बीच में, वेग मीटर पर सेकंड में है और समय सेकंड में है। क्वेश्चन कहता है कि वस्तु के द्वारा, जिस वस्तु का ये ग्राफ है, उस वस्तु के द्वारा तय गए विस्थापन को ज्ञात कीजिए जब वस्तु का त्वरण या मंदन अशून्य है। अशून्य मतलब 0 नहीं है। उसने कहा कि तब निकालो विस्थापन जब त्वरण या मंदन अशून्य है, मतलब 0 नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले आपने ग्राफ देखा, आपने ग्राफ देखते ही देखा कि ये वेग समय ग्राफ है और इस ग्राफ की प्रवणता से, इस ग्राफ की प्रवणता से हमें मिलता है त्वरण और इस ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें मिलता है विस्थापन। ठीक है बच्चों, पूरे क्वेश्चन में इन 2 की ही बात की है। हमें निकालना है विस्थापन, मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये तो बात पक्का हो गई है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ निकालने। उसने कहा तब निकालना है जब वस्तु का त्वरण या मंदन अशून्य है, मतलब शून्य नहीं है।
तो बच्चों त्वरण के लिए, जैसे देखो त्वरण की बात हो रही है तो त्वरण के लिए हमें प्रवणता निकालनी पड़ेगी। क्या मैंने आपको सिखाया है कि जो रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं उनकी प्रवणता 0 होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस रेखा की प्रवणता 0 है, मतलब त्वरण यहाँ कितना है 0। ध्यान से देखो ये रेखा भी x अक्ष के समांतर है, इसकी भी प्रवणता कितनी है 0, मतलब यहाँ भी त्वरण कितना है 0। मतलब ये वाला क्षेत्रफल तो मुझे नहीं निकालना है बच्चों, ये वाला भी नहीं निकालना है, हमें वहाँ का विस्थापन निकालना है जहाँ त्वरण अशून्य है, मतलब शून्य नहीं है। हमने कहा ठीक है, मैंने कहा था कि जो रेखाएं x अक्ष के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बनाती हैं उनकी प्रवणता धनात्मक होती है, मतलब यहाँ जो हमारा त्वरण है वो प्लस है। ये जो रेखा है इसने 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाया है x अक्ष के साथ, तो यहाँ का जो त्वरण है वो माइनस है, लेकिन हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं, प्लस त्वरण का मतलब त्वरण, माइनस त्वरण का मतलब मंदन, यहाँ इतनी बात कर लेंगे हम, ठीक है। हमने कहा कि इसका मतलब हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यहाँ तो त्वरण कितना है 0, यहाँ भी त्वरण 0 है, लेकिन इतने हिस्से में त्वरण 0 नहीं है, उसने इतने ही वस्तु द्वारा विस्थापन ज्ञात करने को कहा है जब त्वरण 0 नहीं है। त्वरण के लिए विस्थापन के लिए क्या निकालेंगे बच्चों क्षेत्रफल, तो हमें 20 से लेके 40 तक का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखेंगे 0 से 20 सेकंड तक और 40 से 60 सेकंड तक वस्तु का त्वरण 0 है, ये लिख लेंगे अपने आप। अतः वस्तु द्वारा अशून्य त्वरण के साथ, अशून्य त्वरण कहाँ से कहाँ तक है 20 से 40 तक, 20 सेकंड से 40 सेकंड तक के साथ तय विस्थापन, और इसके लिए बच्चों हम निकालेंगे क्षेत्रफल। हर ग्राफ में आपको ऐसे ही देखना है कि त्वरण से क्या, प्रवणता से क्या मिलेगा, क्षेत्रफल से हमें क्या मिलेगा। जैसे ही बच्चों हमने क्षेत्रफल निकालने की बात की, मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये भी एक क्या है, ये सारा क्षेत्रफल चाहिए बच्चों, ये समझ आ रही है बात, ये हमें सारा क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा जी, इसमें क्या है देखो ये दो चीज़ें बनी है, एक तो ये क्या है, एक समलंब है, ये भी क्या है एक समलंब। मैंने कल समलंब के बारे में आपको बताया था कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये और ये भुजा समांतर है, ये भुजा है 1, ये भुजा है 4, तो इनका योग हो जाएगा 1 और 4 गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजा ये दो लिए हैं अभी, ये तो इनके बीच की दूरी है 30 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन ये तो पहला समलंब आया है, दूसरा इसके बाद का भी निकालना है, प्लस 1/2 समलंब समांतर भुजाओं का योग, ये है 1, ये है 4, फिर से कितना हो गया 1 + 4, और इनके बीच की दूरी भी कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 गुणा 10 50/2 25, उधर भी वो 25 आया, तो आया 50 मीटर। इसका मतलब वस्तु ने यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर की दूरी तय की है इतनी देर में, जब वस्तु का त्वरण 0 नहीं है, या तो त्वरण प्लस है या त्वरण माइनस है। बच्चों अलग तरीके से भी कर सकते हैं आप कि पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज का ऊपर और नीचे एक आयत है, देखना कैसे आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार ये है 40 माइनस 20 गुणा ऊंचाई 4 में से 1 गया 3, ये तो आ गया त्रिभुज। ऊपर जो त्रिभुज बना है, नीचे बना है आयत। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 20, चौड़ाई है 1, यह जाएगा 10 या 30 और ये आ गया 20, ये 50 मीटर। कैसे भी आप क्षेत्रफल निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक जैसा आएगा। चाहे आप एक त्रिभुज और एक आयत बना कर लो, या आप 2 समलंब बना के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको मैं सवाल समझा पाया? इसी सवाल में उसने दोनों कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया, प्रवणता का भी त्वरण का भी है। उसने आपको ये भी पूछ लिया कि ऐसी जगह बताओ जहां वस्तु का त्वरण 0 नहीं है, आपने कहा यहाँ 0 है क्योंकि प्रवणता 0 है, यहाँ भी त्वरण 0 है क्योंकि प्रवणता 0 है। इस बीच में प्रवणता 0 नहीं है, कभी प्लस हो रही है कभी माइनस, मतलब त्वरण भी 0 नहीं है। इसी जगह का हमें क्या निकालना है, विस्थापन, और विस्थापन के लिए क्या निकालते हैं बच्चों, क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो बच्चों ये था पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ ये है,
सवाल ये है, पहले ग्राफ देखेंगे, ग्राफ किस किस के बीच है, सबसे पहले चेक करना है वेग और समय के बीच ग्राफ है, आपने चेक कर लिया। आपने कहा अच्छा जो वेग समय ग्राफ है उसकी प्रवणता, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें मिलता है त्वरण और इसके क्षेत्रफल से हमें मिलता है, ये बच्चे याद करने पड़ेंगे जो हमने समझा है, समझ के कर रहे हैं हम, ये रट के नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है, हम मिलता है विस्थापन या दूरी, ठीक है, विस्थापन या दूरी कुछ भी कह लीजिए। बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको एक सवाल कराया था कि अगर ये ग्राफ ऊपर है तो दूरी और विस्थापन एक बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ग्राफ ऊपर है कुछ ग्राफ नीचे है तब दूरी और विस्थापन अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि अभी ग्राफ ऊपर की तरफ है तो यहाँ दूरी और विस्थापन एक ही बात है, इसने दूरी का अनुपात पूछा है। पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी व 7 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे वस्तु द्वारा अंतिम 2 सेकंड में चली गई दूरी, आपने कहा दूरी निकालने के लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल लास्ट 2 सेकंड का, 5 से 6, 6 से 7, ये एक त्रिभुज है तो आपने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार 7 में से 5 गए 2 और ऊंचाई 10, तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा 10 मीटर। अंतिम 2 सेकंड में वस्तु ने 10 मीटर की दूरी चली है, लेकिन कुल 7 सेकंड में कितनी दूरी चली है, वस्तु द्वारा कुल 7 सेकंड में चली गई दूरी, दूरी के लिए फिर क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल देखो 7 सेकंड का, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ तो कोई क्षेत्रफल है ही नहीं बच्चों, तो हमें ये निकालना है और ये बन रहा है समलम, 2 भुजाएं समांतर है 2 असमांतर, ये बना समलम, समलम का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजा ये 7 में से 1 गया 6, पहली भुजा 6 है, दूसरी है ये 5 में से 3 गए 2 समांतर भुजाओं का योग आ गया 6 + 2 8, इनके बीच की दूरी ये है जो कि 10 है, तो हमने कहा 6 और 2 8 गुणा 10 80/2 40 मीटर आ गया। तो अनुपात इसको मैं बोल देता हूँ S1 और इसको बोल देता हूँ S2, तो इन दोनों का अनुपात आ जाएगा बच्चों 10/40, 10/40 का मतलब 1:4, ऐसे हमें ये करना था। ये हमारा दूसरा सवाल था बच्चा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसको हटाते हैं और पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने तीसरा, ग्राफ ये रहा, सवाल सामने है, ग्राफ देखिए एक बार और सवाल पढ़िए। सवाल कहता है 10 सेकंड की यात्रा के दौरान वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान देंगे ग्राफ है वेग समय ग्राफ और हमें निकालना है औसत वेग। इस वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलता है, लिखूंगा नहीं, आप अपने आप से सोचेंगे। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से मिलता है त्वरण, त्वरण की कहीं कोई बात नहीं हुई है तो त्वरण निकालने की जरूरत नहीं है। वेग समय ग्राफ की क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है, विस्थापन, हमें निकालना है औसत वेग। बच्चों जब मैंने आपको वेग के प्रकार पढ़ाए थे तो वहाँ एक सूत्र हमने पढ़ा था औसत वेग का। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये औसत वेग का सूत्र होता है। समय हमें दिया है 10 सेकंड, तो समय की तो दिक्कत नहीं, विस्थापन हमें निकालना है। 10 सेकंड का विस्थापन हमें निकालना है। आप जानते हैं वेग समय ग्राफ में अगर आपको विस्थापन निकालना है तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल से आपको मिल जाएगा विस्थापन। ठीक है बच्चों, चलो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वस्तु का विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन बराबर क्षेत्रफल। ऊपर एक त्रिभुज है, नीचे भी एक त्रिभुज है। बच्चों आपको एक बात बताई थी मैंने पिछली क्लास में कि जब आपको ऊपर भी ग्राफ दिया हो नीचे भी ग्राफ दिया हो, इसका मतलब है वस्तु ने अपनी गति की दिशा बदली है। पहले सामने गया होगा फिर पीछे आएगा। ऊपर का हिस्सा बता रहा है कि सामने गया है, नीचे का हिस्सा बता रहा है कि पीछे गया है। इस स्थिति में विस्थापन जो होता है वो दूरी से कम हो जाता है और विस्थापन निकालने के लिए ऊपर के क्षेत्रफल में से नीचे के क्षेत्रफल को घटाते हैं। अगर मैं इसका क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल A2 मान लूँ तो आप कहेंगे कि ये टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A1 - A2। ठीक है जी,
चलो ऊपर भी त्रिभुज है, 1/2 आधार, इस त्रिभुज का क्षेत्र आधार है 5 और ऊंचाई है 5, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, नीचे भी वही है सेम 5 गुना 5। अब ये मत कहना बच्चों कि इस त्रिभुज की ऊंचाई -5 है, कभी आप ये -5 लिख दो, वो माइनस सिर्फ दिशा बता रहा है और वो माइनस मैं पहले ही लगा चुका हूँ। इसका मतलब ये टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया 0, मतलब टोटल विस्थापन कितना आ गया 0, मतलब वस्तु जितना आगे गई थी उतना ही पीछे आ गई है। 12.5 मीटर आगे गई थी, 12.5 मीटर पीछे आ गई है, मतलब वस्तु जहाँ से चली थी वहीं आ गई है, तो विस्थापन 0 आ गया। और जब विस्थापन 0 है, समय 10 है, तो औसत वेग आ गया 0 मीटर पर सेकंड। इस सवाल का आंसर है 0 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों ये बढ़िया सवाल है, आसान है लेकिन बढ़िया। बढ़िया कैसे? वेग समय ग्राफ दिया है और वेग ही पूछा है। अब तक क्या हो रहा था कि वेग समय ग्राफ देके या तो त्वरण पूछ रहे थे या आपको विस्थापन पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ वेग समय ग्राफ देके वेग ही पूछा, लेकिन कौन सा वेग? औसत वेग। और औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। समय हमें बता है 10 सेकंड, विस्थापन निकालने के लिए हमें निकालना है क्षेत्रफल। अगर बच्चों इसी सवाल में कह दिया जाता है कि वस्तु की औसत चाल बताओ, औसत चाल, तो औसत चाल होती कुल दूरी बटे कुल समय, तब आप ये जो नीचे का क्षेत्रफल है ये घटाते नहीं, क्योंकि दूरी हमेशा जुड़ती है। विस्थापन आगे जाओगे प्लस, पीछे आओगे माइनस, लेकिन दूरी हमेशा जुड़ती है, इसलिए ये प्लस आ जाता, तो ये आ जाता 25, 25/10 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाता, अगर यहाँ औसत चाल पूछता कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए हटाते हैं बच्चों इसको और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ग्राफ ये रहा, सवाल ये रहा, ग्राफ देखेंगे और पढ़ेंगे। सवाल कहता है वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक वेग को प्राप्त करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ग्राफ ये है, ग्राफ है त्वरण और समय के बीच का, मतलब त्वरण समय ग्राफ है। आप सब जानते हैं बच्चों त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता से हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें वेग परिवर्तन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वेग परिवर्तन। क्वेश्चन कहता है वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक वेग को प्राप्त करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग मतलब जितने वेग से इसने चलना शुरू किया था उसी वेग पे ये कब कुछ पहुंचेगा। इसका मतलब है बच्चों कि जितना वेग इसका पहले था उतना ही वेग इसका बाद में हो जाएगा। तो कितना वेग परिवर्तन हुआ? तो आप कहेंगे 0, क्योंकि जितना पहले था उतना बाद में हो गया, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? 0। हमें वेग परिवर्तन निकालना है और वेग परिवर्तन मिलता है बच्चों इसके क्षेत्रफल से। तो हमने कहा कि अगर हमें इस वेग परिवर्तन निकालना है, क्या निकालना है? वेग परिवर्तन, तो हम कहेंगे कि इसका क्या निकाल दिया जाए? क्षेत्रफल। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे ही हमने कहा कि इसका क्षेत्रफल निकाल लो, वेग परिवर्तन कितना है? 0। ध्यान से बताओ कितना? 0 है। देखो ध्यान, ये क्वेश्चन मैं आसान वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं ऐसे जो करते एक वीडियो में, पहली वीडियो में 4-5 क्वेश्चन जो कराए वे आसान थे। इनको करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। हमें वेग परिवर्तन को कितना करना है? 0। ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले ये देख लो कि ये क्षेत्रफल कितना है। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज बना है, त्रिभुज होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब यह आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। वेग परिवर्तन आ गया 6 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां कितना वेग परिवर्तन हुआ है? 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें वेग परिवर्तन कितना करना है बच्चों? 0 करना है। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु का वेग वही बनाना है जो शुरू में उसका वेग था। वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक वेग को प्राप्त करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जितना वेग पहले था उतना ही वेग बाद में हो जाएगा, तो वेग परिवर्तन कितना? 0। लेकिन यहां तक तो कितना वेग परिवर्तन हुआ? 6। तो अगर इसको 0 करना है तो मैं -6 और करना पड़ेगा, मतलब ये ग्राफ मुझे नीचे की तरफ इतना ही लेके जाना पड़ेगा। और अगर मुझे इतना ही ग्राफ ये लेके जाना पड़ा तो ये 2 सेकंड है, तो आगे भी 2 सेकंड लगेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। समझ आई बात? इसका मतलब ये है कि 4 सेकंड के बाद जब मैं ये क्षेत्रफल निकाल लूंगा टोटल, तो ये 0 आएगा। और टोटल क्षेत्रफल क्या बताता है? वेग परिवर्तन। तो हमें वेग परिवर्तन कितना करना है? वेग परिवर्तन हमें करना है 0। 2 सेकंड में कितना वेग परिवर्तन हुआ? आपने कहा 6 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ 2 सेकंड था, अगले 2 सेकंड में कितना करेंगे नीचे की तरफ? हम कह देंगे -6 मीटर पर सेकंड। तो टोटल हो जाएगा
4 सेकंड और ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। मतलब 4 सेकंड के बाद वस्तु का वेग वही हो जाएगा जो उसका प्रारंभिक वेग था। क्वेश्चन बेटा इतना दिया था, बस ये इतना। लेकिन हमें अपनी सोच से करना है कि भाई जब 2 सेकंड में क्षेत्रफल 6 आया है, मतलब वेग परिवर्तन 6 मीटर पर सेकंड है और 0 करना है तो -6 और करना होगा। -6 के लिए भी फिर उतना ही टाइम लगेगा नीचे की तरफ 2 सेकंड, तो कुल समय हो जाएगा 4 सेकंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बच्चों, ये ग्राफ रहा और ये रहा उसका सवाल। एक बार ग्राफ देखें। ग्राफ है विस्थापन और समय के बीच और पूछा गया है वस्तु ए व बी के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 ग्राफ दिए हैं, ये वस्तु ए के लिए है, ये वस्तु बी के लिए है। ये एक डॉटेड लाइन दी है बच्चों जो कि यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये ए डॉटेड लाइन से 15 डिग्री का कोण बना रहा है, बी डॉटेड लाइन से 15 डिग्री का कोण बना रहे हैं। हमें वेग निकालना है। आप जानते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ की अगर प्रवणता निकाल ली जाए तो हमें मिलता है वेग। तो हम कहेंगे वस्तु ए का वेग, वस्तु ए का वेग, इसको प्रदर्शित कर लेंगे हम वी ए से। और वेग मिलता है प्रवणता से। प्रवणता किसकी? ए की। भाई ए की निकालनी तो प्रवणता भी ए की निकालनी। प्रवणता होती है tan थीटा। थीटा कितना है ए का? देखो ये डॉटेड लाइन का कोण 45 डिग्री है, लेकिन ये पीछे 15 डिग्री पे है, तो 45 आगे जाके 15 पीछे आ जाओ, तो इसका मतलब ए ने x समय के साथ कितना कोण बनाया है? 30 डिग्री। तो यह आ जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। तो ये आ गया है हमारा ए का वेग। ऐसे ही हम निकाल लेंगे बच्चों वस्तु बी का वेग। किसकी प्रवणता निकाल लेंगे? बी की प्रवणता निकाल लेंगे। बी की प्रवणता, बी ये रहा, बी ने डॉटेड के साथ 15 डिग्री और ये है 45 डिग्री, तो कौन हो गया 60 डिग्री, तो ये आ गया tan 60 डिग्री। tan 60 की मान होता है बच्चों √3, तो वस्तु बी का वेग आ गया √3। दोनों का अनुपात निकाल लो, वी ए बटे वी बी। यह आ जाएगा वी ए कितना है? 1/√3 बटे √3। इसके बटे में 1 मान लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/3, मतलब 1:3। दोनों के वेग का अनुपात 1:3 है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रवणता का सूत्र tan थीटा लगाना है और इस ग्राफ की प्रवणता से हमें वेग मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बच्चों, ये ग्राफ रहा और ये उसका सवाल है। पहले ग्राफ आपने देखा कि त्वरण समय ग्राफ के बीच त्वरण समय ग्राफ है और t 0 से t 6 तक वस्तु के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये t 0 है और ये t 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें वस्तु का वेग परिवर्तन निकालना है। आप सब जानते हैं बच्चों, त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन त्वरण समय ग्राफ का अगर क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो हमें वेग परिवर्तन पता चल जाता है। तो हम कहेंगे वेग परिवर्तन निकालना है तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। और जैसे ही क्षेत्रफल निकाला, एक त्रिभुज ऊपर है एक त्रिभुज नीचे है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बच्चों 1/2। आधार है इसका 4, ऊंचाई इसकी है 4, ये नीचे की तरफ है तो हम इसको माइनस लेंगे। यह आ जाएगा बच्चों 1/2, इसका आधार है 2 और इसकी ऊंचाई है 4। आप ये मत कहना -4 है, माइनस वो पहले ही लग चुका भाई। 4 चौक 16/2 8, 2 से गया 2, या 4, 8 में से 4 गया 4 मीटर पर सेकंड। कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। ये वेग में परिवर्तन है बच्चों। किसमें? वेग में परिवर्तन। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है बच्चों। ग्राफ ये है,
सवाल ये लिखा है, आपने ग्राफ देखा, ग्राफ है वेग समय ग्राफ और पूछा गया है वस्तु द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपने कहा वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें त्वरण मिलता है और वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें विस्थापन मिलता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत है, लेकिन हमें दूरी निकालनी है और विस्थापन निकालनी है। मैंने बच्चों आपको बताया था अगर वेग समय ग्राफ में वेग का कुछ हिस्सा ऊपर है ग्राफ का और कुछ हिस्सा नीचे है, तो इसका मतलब है वस्तु ने चलते हुए अपनी दिशा बदली है, मतलब दूरी और यहाँ विस्थापन एक जैसे नहीं है, अलग अलग होंगे। दूरी निकालने के लिए ऊपर का क्षेत्रफल नीचे के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन विस्थापन निकालने के लिए ऊपर के क्षेत्रफल में से नीचे का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो हमने कहा पहले दूरी निकाल लेते हैं, तय की गई दूरी। अब बच्चों मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये सबसे पहले बना हुआ है समलम। समलम क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये भुजा है 40, ये भुजा है 20 और इनके बीच की दूरी 2 गुणा 2 प्लस, फिर ये क्या आ रहा है, ये भी एक समलम बन रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये, और ये समांतर भुजा है। ये भुजा है 3 में से 2 गया 1, 1/2 समांतर भुजा 1 और ये 4 में से 2 गया 2, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी ये 20 गुणा 20। दूरी निकाल रहे हैं तो नीचे वाले को भी जोड़ देंगे। ये त्रिभुज है, त्रिभुज बनेगा 1/2 आधार, आधार है 5 में से 4 गया 1 और ऊंचाई है 40, ठीक है। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दिशा बता रहे हैं भाई। 2 से गया 2, 20 और 40 60, 2 से गया 20 10, 10 दिया 30, 2 से गया 40, ये आ गया 20, 60 और 30 90, ये आ गया 110 मीटर, ठीक है जी। क्या आया है ये दूरी। लेकिन जब बच्चों हम विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन में फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि जो नीचे वाला क्षेत्रफल है यहाँ माइनस आएगा, मतलब ये 60 + 30 - 20 आएगा और यह आ जाएगा 70 मीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस सवाल से ये भी फ़र्क पता चला कि किसी वेग समय ग्राफ से हम दूरी और विस्थापन कैसे निकालते हैं अगर वस्तु ने चलते हुए अपनी दिशा को बदला है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बच्चों 2 ग्राफ दिए हैं, एक ए है और एक बी है, और ये आपसे पूछा है कि कौन सा ग्राफ वस्तु के शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। आपने ध्यान से जब ग्राफ देखे तो आपने कहा दोनों ही ग्राफ स्थिति समय ग्राफ हैं, ये भी स्थिति समय ग्राफ है, और स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता से हमें वेग प्राप्त होता है और क्षेत्रफल से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब हमने देखा कि यहाँ वाली प्रवणता 0 है तो इस वस्तु का वेग 0 है। वेग कितना है? 0। और बच्चों वस्तु का वेग ही 0 है तो त्वरण भी कितना होगा? 0। तो पहला ग्राफ 0 त्वरण वाली वस्तु को प्रदर्शित करता है। लेकिन देख लेते हैं क्या बी भी 0 त्वरण है या नहीं है। हमने कहा यहाँ स्थिति समय ग्राफ है, प्रवणता फिर से हमें वेग बताएगी, और क्योंकि ये धनात्मक त्वरण है इसका मतलब वस्तु का ये धनात्मक प्रवणता है, प्रवणता धनात्मक है, तो ये जो प्रवणता और त्वरण है एक जैसे से वर्ड लगते हैं, इसलिए कई बार त्वरण की जगह प्रवणता और प्रवणता की जगह त्वरण बोल देता हूँ मैं। उनका थोड़ा सा अंतराल ध्यान रखेंगे। मैं कह रहा हूँ ये स्थिति समय ग्राफ है और स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता से हमें मिलता है वेग। मतलब यहाँ जो ये प्रवणता है ये धनात्मक है तो वेग भी धनात्मक होगा। लेकिन बच्चों ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। सरल रेखा की प्रवणता नहीं बदलती है, मतलब ये जो वेग है ये भी नहीं बदलेगा। भाई प्रवणता से वेग मिल रहा है, प्रवणता एक समान है तो वेग भी कैसा होगा? एक समान वेग होगा। मतलब वेग बदल नहीं रहा है, तो जब वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण कितना होगा? 0 होगा। मतलब दोनों ही ग्राफ हमें बता रहे कि वस्तु का त्वरण 0 है। यहाँ वेग 0 है इसलिए त्वरण है कि वस्तु विराम में ही है, लेकिन यहाँ वस्तु चल रही है लेकिन एक समान वेग से चल रही है इसलिए त्वरण 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इस बच्चों सवाल आपके सामने है नंबर 9।
ये ग्राफ दिया है और एक टेबल बना के हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि वस्तु के त्वरण से संबंधित सही विकल्प चुनिए। आपके सामने ग्राफ ये है, आपसे 4 हिस्से दिए OA, AB, BC और CD और आपको बताया गया है कि OA में जो त्वरण है प्लस है, AB में जो 0 है, BC में प्लस है, CD में प्लस, ऐसे 4 ऑप्शन हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार OA, AB, BC, CD के बारे में देख लेते हैं। आप मुझे बताएंगे एक बार ये ग्राफ किस किस के बीच दिया है। बच्चों ये ग्राफ जो है ये विस्थापन समय के बीच का ग्राफ है और आप सब जानते हैं विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्रवणता से हमें मिलता है वेग। क्या मिलता है? वेग। जबकि हमें पूछा गया है त्वरण से संबंधित, त्वरण के बारे में पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं OA के बीच में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक ग्राफ आपको दिया है वेग समय ग्राफ और यहाँ एक टेबल बना के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में 4 हिस्से किए गए हैं इस ग्राफ के OA, AB, BC और CD। आपसे पूछा गया है कि इन हिस्सों में जो वस्तु का त्वरण है वो प्लस माइनस 0 क्या है, सही ऑप्शन आपको छांट के बताना है। आपने कहा कि हमें वेग समय ग्राफ की अगर प्रवणता पता चल जाए तो हमें उससे वेग पता चल जाता है। बच्चों अगर मैं कहूँ कि आप OA को देखो ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ OA पे एक स्पर्श रेखा खींचूं तो ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो 90 डिग्री से कम है, मतलब यहाँ की प्रवणता धनात्मक होगी। प्रवणता से हमें मिलता है त्वरण और त्वरण यहाँ धनात्मक है, तो O से लेके A तक कैसा त्वरण है बच्चों? प्लस त्वरण है। बात कर लेते हैं A से B। A से B में एक सीधी रेखा है x अक्ष के समांतर, यहाँ की प्रवणता 0 है, मतलब त्वरण भी 0 होगा। फिर बात करते हैं BC की। B से C तक आपने यहाँ खींचा ऐसे, ये भी क्या बना रहा है? 90 डिग्री से कम का कोण बना रहा है। 90 डिग्री से कम कोण का मतलब होती है प्रवणता धनात्मक, मतलब यहाँ का त्वरण भी धनात्मक है। C से D के बीच की बात कर लेते हैं। यहाँ जैसे आप खींचेंगे ये भी 90 डिग्री से कम का कोण होगा, प्रवणता धनात्मक होगी और यहाँ भी ये प्लस होगा। प्लस 0 प्लस प्लस, देखना कहाँ है? प्लस 0 प्लस प्लस, ये ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष के समांतर रेखाएं का प्रवणता 0 होती है, 90 डिग्री से कम कोण की प्रवणता धनात्मक होती है, 90 डिग्री से ज़्यादा की प्रवणता ऋणात्मक होती है। यहाँ से हमने ये देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 आपके सामने बच्चों 4 ग्राफ दिए हैं। हमें पूछा गया है कौन सा ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आपने ध्यान से ग्राफ को देखा, 4 के 4 ग्राफ ST ग्राफ है, मतलब स्थिति समय ग्राफ है। ध्यान से सुनना, एक समान गति किसको बोलते हैं? जिसमें वस्तु अपना वेग परिवर्तन नहीं करती है, मतलब ना तो वस्तु की चाल बदलेगी और ना ही वस्तु की दिशा बदलेगी। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ से कौन सा ग्राफ इनमें से एक समान गति को प्रदर्शित करता है। यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों पहले ग्राफ से। आप सब जानते हैं कि इसकी जो प्रवणता है वो वेग को प्रदर्शित करती है। किसको? वेग को। इसकी प्रवणता बच्चों धनात्मक है। और क्या सरल रेखा की प्रवणता बदलती है? मैंने आपको कई बार बता दिया कि सरल रेखाओं की प्रवणता नहीं बदलती। जब प्रवणता नहीं बदलती तो वेग भी नहीं बदलेगा। ये एक समान वेग है। क्या है बच्चों? एक समान वेग। ठीक है जी। अगर आप यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे, तो आप देखेंगे धनात्मक प्रवणता, ये शून्य प्रवणता और ये ऋणात्मक प्रवणता, मतलब प्रवणता लगातार बदल रही है। प्रवणता मतलब वेग लगातार बदल रहा है, तो ये असमान वेग है। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, हमें तो एक समान गति बतानी है, तो असमान वेग है, ये नहीं हो सकता। ये देखो इस ग्राफ की प्रवणता यहाँ बदल तो नहीं रही है, लेकिन ये धनात्मक प्रवणता है और ये ऋणात्मक प्रवणता है, मतलब प्रवणता वेग, ये वेग क्या हो रहा है? ये धनात्मक प्रवणता, ये ऋणात्मक प्रवणता, ये धनात्मक वेग, ये ऋणात्मक वेग। धनात्मक वेग मतलब वो आगे गया और ऋणात्मक वेग मतलब पीछे आया। इसका मतलब वस्तु ने अपनी दिशा बदली है और दिशा बदलते ही वेग बदल जाएगा, मतलब ये भी क्या है? असमान वेग है। क्या है? असमान वेग।
बच्चों आप इसको देख के सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसकी प्रवणता 0 है, मतलब वेग 0 है। और वेग अगर 0 है तो ये तो वस्तु विराम में है, तो इसका मतलब ये तो गति कर ही नहीं रही है, तो ये एक समान गति कैसे हो जाएगी, ये तो विराम में है। तो पहला ग्राफ हमें बता रहा है कि ये वस्तु का एक समान वेग है, मतलब एक समान गति हो रही है। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हमने करके देखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बच्चों, इसमें भी आपके सामने 4 ग्राफ हैं और पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ एक समान त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें वस्तु का त्वरण एक समान है। पहले आपने ध्यान से देखा कि सारे ग्राफ हैं स्थिति सदिश, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता से हमें बच्चों वेग मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ स्पर्श रेखा खींचूंगा तो उसका कोण लगातार, देखो यहाँ कोण ऐसा है, यहाँ खींचूंगा ऐसा है, लगातार कोण बदल रहा है, मतलब वस्तु का वेग लगातार बदल रहा है, मतलब वेग तो बदल रहा है, इसका मतलब त्वरण है। यहाँ जो है, यहाँ वेग नहीं बदल रहा है बच्चों, क्योंकि देखो इस ग्राफ की प्रवणता से हमें वेग मिलता है। सरल रेखा है तो प्रवणता नहीं बदल रही, कोण भी नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वेग एक समान है, तो वेग एक समान होने का मतलब यहाँ त्वरण कितना है, 0 है। यहाँ त्वरण 0 है, यहाँ भी त्वरण 0 है। कैसे? इसकी प्रवणता भी नहीं बदल रही है, इसकी प्रवणता भी नहीं बदल रही है। ये धनात्मक वेग है, ये ऋणात्मक वेग है, लेकिन वेग बदल नहीं रहा है, तो त्वरण यहाँ भी कितना है, 0 है। वो पूछ रहा है एक समान त्वरण है, ये दो तो नहीं है, बचे 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां अगर आप देखें लगातार ये कोण बढ़ता जा रहा है, कोण बढ़ता जाएगा, प्रवणता बढ़ती जाएगी, प्रवणता बढ़ती जाएगी, वेग बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये जो कोण है लगातार घट रहा है, इसमें प्रवणता घट रही है, वेग घट रहा है। जबकि अगर मैं ये कह रहा हूँ एक समान त्वरित, यहाँ वेग बढ़ रहा है, यहाँ वेग घट रहा है, दोनों ही जगह त्वरण है, लेकिन त्वरण यहाँ त्वरण है और यहाँ मंदन है। त्वरण मतलब वेग का बढ़ना, मंदन मतलब वेग का घटना या चाल का घटना। यहाँ चाल घट रही है, यहाँ चाल बढ़ रही है, लेकिन दोनों बढ़ रहे एक समान सही रही है। ये भी एक समान त्वरित है, ये भी एक समान त्वरित है, लेकिन यहाँ त्वरण नहीं है, मंदन है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा पहला। आप कहेंगे पहले ग्राफ में एक समान त्वरण है। बच्चों जब आपको ग्राफ खींचने सिखाए जाएंगे, अब कहोगे ये तो सीख लिए, वो नहीं, वो जब इक्वेशन से हम ग्राफ खींच लेते हैं, समीकरण को देखकर ग्राफ बना देंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये ना एक परवलय का समीकरण है। किसका? परवलय का। परवलय की इक्वेशन होती है y² बराबर 4ax। ये बातें बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक परवलय था, ये भी एक परवलय है, ठीक है। यहाँ त्वरण हो रहा है, यहाँ मंदन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 था। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सामने है बच्चों 4 ग्राफ आपको बना के दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा ग्राफ संभव है। ऐसे ग्राफ करना बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है बच्चों। पहले ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो बच्चों क्या हो रहा है, देखो समय बढ़ रहा है और वेग बढ़ रहा है, वेग घटने लगा, लेकिन हमने देखा यार समय भी घट रहा है। देखो जब पीछे आ रहे हैं तो समय घटेगा, क्या कभी समय घट सकता है बच्चों? जिस ग्राफ में आपको समय घटता दिखाई दे वो पॉसिबल नहीं है। सेम चीज यहाँ हो रही है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन समय घटने लगा, ये पॉसिबल नहीं है। समय बढ़ रहा था, घटने लगा, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। देखो वेग बढ़ा, वेग घटा, फिर वेग बढ़ने लगा, ये पॉसिबल। वेग घट बढ़ सकता है लेकिन समय नहीं घट सकता, समय हमेशा बढ़ता है, ठीक है बच्चों। बच्चों आज के वीडियो में हम रखेंगे इतना ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 12 क्वेश्चन से हम पूरे ग्राफ के क्वेश्चन को ये मान लें कि हमने पूरा कर लिया। क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं ग्राफ से, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट इतना ही है। हाँ ये है, अभी मैंने आपको सिर्फ स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ वाले ग्राफ पढ़ाए हैं, लेकिन इनके अलावा भी ग्राफ हो सकते हैं। लेकिन हमारे कक्षा 11 के सिलेबस में इतना पढ़ के ही काफ़ी है। ज़्यादातर क्वेश्चन वही आएंगे, विस्थापन निकाल दो, त्वरण निकाल दो और वेग परिवर्तन निकाल दो, जो आपने सीख लिया है। कई बार ये ग्राफ भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सा ग्राफ हो सकता है, कौन सा ग्राफ नहीं हो सकता। कुछ सवाल ये भी होते हैं कि एक प्रकार का ग्राफ देकर दूसरे प्रकार का ग्राफ बनाना पड़ता है। जैसे स्थिति समय ग्राफ हमें दे देगा, हमें कहेगा वेग समय ग्राफ बनाओ या त्वरण समय ग्राफ बनाओ।
कॉन्सेप्ट यही लगते हैं बच्चों, लेकिन उनके लिए प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों गति की समीकरणें, और हम देखेंगे कि गति की समीकरणें कितनी हैं, क्या क्या हैं, कैसे उनको बनाया गया, उनका डेरिवेशन करेंगे। 2 प्रकार से कैसे उनका डेरिवेशन होगा, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।